वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशंस बाय डॉक्टर अरीज अली मिर्ज़ा। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसन अली है और मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक पूरा का पूरा फ्री ऑनलाइन बैच फिजिक्स का। हम पूरे साल यहाँ पे फिजिक्स पढ़ेंगे, यहाँ पे सवाल सॉल्व करेंगे और पेपर से चंद दिनों पहले या ये कह लें 1-1.5 महीने पहले मैं आपको दूंगा यहाँ की टारगेट पेपर्स और ऑनलाइन वर्कशॉप, जिसके अंदर से न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस तमाम के तमाम 100% हर साल लगते हैं। इस बात की गारंटी है। तो अगर आप इस बैच का पार्ट रहना चाहते हैं तो आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और अपने दोस्तों और अपने जानने वालों से शेयर भी करें, तो सबको फायदा होगा। और पूरा बैच फ्री है, बस आपने व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है तो आप जो है कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिक्स फर्स्ट ईयर की फिजिक्स। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारे पास स्टार्ट होता है, उसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो है हमारे पास, इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं मेन। एक पार्ट हमारे पास वेक्टर्स का पार्ट कहलाता है, एक मोशन का पार्ट कहलाता है और एक प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट कहलाता है। ठीक है, आज जो हम पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वेक्टर्स का पार्ट। सबसे पहले हम जो है वेक्टर्स का पार्ट स्टार्ट करते हैं और वेक्टर्स के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे होती है। सबसे पहले आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज पे बात की है। स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। सिंपल, आप 9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि वो क्वांटिटीज जिनके अंदर मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ऐसा ही है। और वो क्वांटिटीज की जिनके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, मैं बोलूं भाई एक गाड़ी मूव कर रही है विद 5 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड यानी कि ये जो नंबर होता है ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ नंबर है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं बोलूँ एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से टूवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रही है, तो ये कहलाएगी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज ऐड हो गई, डायरेक्शन भी ऐड हो गई। सही है ना। तो अब यहाँ पे ये क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास जो है स्केलर और वेक्टर की डिफरेंट वो भी दी हुई होती है। अब हम देखते हैं कि वेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट कैसे। अब हम जो बात करने वाले हैं स्केलर पे बात नहीं करने वाले, हम वेक्टर्स पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स क्वांटिटीज को हम जो है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। क्या नाम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। एक हमारे पास है एनालिटिकल, जिसको हम सिंबॉलिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इस मेथड के अंदर क्या होता है, हम सिंपली अल्फाबेटिकल फॉर्म में वेक्टर को लिखते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ये लिख रहा हूँ, एक मिसाल के तौर पे लिख रहा हूँ v, इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ स्पीड, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एरो लगा दूं ना तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। ठीक है, अब यहाँ ये स्पीड नहीं रही, ये वेलोसिटी हो गई। अगर यहाँ मैं s लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है डिस्टेंस। अगर मैं इसके ऊपर ये एक कैप लगा दूं तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हम डिफरेंट क्वांटिटीज पे जब हम कैप लगाते हैं या एरो लगाते हैं तो ये शो कर रहा होता है कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी। ये सिंपल एनालिटिकल या सिंबॉलिक मेथड। ठीक है भाई। दूसरा जो मेथड होता है वो हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है। उसके जरिए से हम क्या करते हैं, हम अपने वेक्टर को एक प्रॉपर लाइन की फॉर्म में शो करते हैं। इसको मैं दिखा भी देता हूँ। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड क्या होता है भाई, हमारे वेक्टर जो है उसको हम किसी लाइन की फॉर्म में, अब मैं लिखूं 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, इस जुमले को मैं ग्राफिकल फॉर्म में आराम से ऐसे लिख सकता हूँ, शो कर सकता हूँ कि मैंने एक अपना एक क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया कि भाई मिसाल के तौर पर 1 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो 1 न्यूटन शो कर रही है, और मैं ईस्ट की डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये 5 न्यूटन। अब ये मैं, मुझे इसमें कुछ भी शो नहीं करना, मुझे बस मैंने ये लिख दिया, ये हमारे पास शो कर रहा है कि हमारे पास 5 न्यूटन की फोर्स है टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। ये ईस्ट डायरेक्शन कहलाती है। ठीक है भाई। तो जो हमारे पास ये एरो है, ये हमारे पास वेक्टर की डायरेक्शन शो कर रहा होता है। क्या शो कर रहा होता है, डायरेक्शन। और ये जो लेंथ है ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा होता है। जितना बड़ा मैग्नीट्यूड उतना बड़ा वेक्टर जो उसकी लाइन बनेगी।
ठीक है भाई। तो ये हम तो बेसिक बेसिक चीजें पढ़ते जा रहे हैं कि हमारे पास ये हमने क्या पढ़ लिया भाई, ग्राफिकल मेथड है, लिख देता हूँ ये ग्राफिकल मेथड है, ये एनालिटिकल मेथड है जिसको हम सिंबॉलिक मेथड भी कह रहे थे। ठीक है भाई। अब हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। ये शायद तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ होता है, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे। हेड टू, अच्छा वेक्टर एडिशन को मैं एक और दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ कि हमारे पास वेक्टर एडिशन जो है वो दो तरीके से होता है। वेक्टर एडिशन दो तरीके क्या है, एक तो आप सिंपली जो है वो तो आप मेथड कहते हो। अब नॉर्मल आप जो है वो मैथमेटिकल मेथड जिसको आप कहते हो, मैथमेटिकल मेथड क्या होता है कि आप सिंपली एनालिटिकल मेथड भी इसको कहते हो। इसमें आप सिंपली जो है वो वेक्टर्स को सिंपली ऐड करते हो। मिसाल के तौर पे एक बॉडी है जिस पे एक फोर्स 5 न्यूटन की लगी और एक और फोर्स 5 न्यूटन की लगी, तो आप इसको 5 + 5 ऐड करके 10 न्यूटन लिख दोगे। लेकिन अगर इसी बॉडी पे अगर मैं एक फोर्स जो है वो यहाँ से 5 न्यूटन लगी है और एक फोर्स यहाँ से 5 न्यूटन लगी है, एक 5 न्यूटन में एक -5 ऐड हो रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम माइनस का साइन यूज करते हैं। तो ये 5 - 5 अब ये 0 न्यूटन हो जाएगी। अब इस पर नेट फोर्स जो लग रही है वो 0 न्यूटन लग रही है, सही है ना। तो ये तरीका होता है वेक्टर एडिशन का एक। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम हेड टू टेल रूल के जरिए से वेक्टर को ऐड करते हैं। अब हम पढ़ते हैं हेड टू टेल, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या है भाई हमारे पास, हेड टू टेल रूल सिंपल जो है वो एक रूल है जो बताता है कि हमारे पास वेक्टर्स को ऐड किस तरह किया। अब फॉर एग्जांपल इसकी ज़रूरत कब पड़ी, अब या मैं केस बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है मेरे पास, इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो बताओ बॉक्स कहाँ मूव करेगा। ठीक है? अब यहाँ पे मसला है कि हम जज नहीं कर सकते कि बॉक्स कहाँ मूव करेगा। यूजुअली बीच की तरफ कहीं जाता है, जब दोनों साइड से खिंचा हो रहा होता है ना, एक यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, तो यूजुअली बीच की तरफ कहीं जाता है। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली इसको देखना चाहें तो हम क्या करते हैं, अपने इन वेक्टर्स को उठाते हैं और एक के ऊपर एक रख देते हैं। कैसे, तो हम ऐसे रख सकते हैं कि मैंने ये वेक्टर, ये अपना जो वेक्टर था इसको उठाया और यहाँ पे मैंने इसको नीचे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैंने एग्जैक्टली इसको ड्रॉ कर दिया उतनी ही लेंथ पे, उतनी लेंथ का वेक्टर ड्रॉ कर दिया उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ठीक है भाई। दूसरा वेक्टर उठाया और उसको, अब ये एक वेक्टर होता है, एक कोई भी वेक्टर जो होता है उसकी एक हेड होती है, जो एरो वाला पार्ट होता है वो हेड कहलाता है और ये जो है टेल कहलाता है, सही है। तो इसके हेड पे मैं दूसरे की टेल रखूंगा, अगले वाले की टेल जो है उसके हेड पे रखूंगा। तो ये मैंने यहाँ किया और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये क्या एक के ऊपर एक रख दिया मैंने। अब मैं पहले की टेल से दूसरे के हेड तक एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, एरो। ये मेरे पास जो डायरेक्शन आएगी ना, अब ये मेरे पास फाइनल डायरेक्शन आएगी, एग्जैक्ट डायरेक्शन कि मेरे पास जो है इस एग्जैक्ट एंगल पे, एंगल का ताल्लुक डायरेक्शन से होता है ना, तो एक एग्जैक्ट एंगल पे मेरे पास जो है वो मुझे पता चल जाएगा इस एग्जैक्ट एंगल पे हमारे पास जो बॉक्स है वो मूव करेगा। तो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हेड टू टेल रूल होता है। इसके अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत इंटर में पड़ती नहीं है, ये 9th क्लास में ज़्यादा होता है, ठीक है भाई। चलिए अब आ जाओ आगे। हेड टू टेल रूल के जरिए से हम पढ़ते हैं कि भाई कम्यूटेटिव लॉ क्या है। वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, सिंपली वो कहता है कि भाई a प्लस बी, दो वेक्टर्स हैं a और b, उनमें उनको a प्लस बी करके ऐड करो या b प्लस a करके ऐड करो, दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा, सही है। अब इसको एक एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं कि मैंने जो है दो वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। एक वेक्टर मैंने यहाँ पे पर्पल से ड्रॉ किया है, ये रहा, तो मैंने नाम दे दिया वेक्टर a। और दूसरा जो वेक्टर है उसको मैंने ड्रॉ कर दिया है फॉर एग्जाम्पल रेड से, और इसको मैंने नाम दे दिया वेक्टर b। अब मैं a पे b को ऐड करूं या b पे a को ऐड करूं, मेरे पास जो रिजल्टेंट बनेगा वो सेम बनेगा। कैसे, अब देखते हैं। ये मैंने a पे b को ऐड किया है, ऐसा ही है ना भाई, तो ये मेरे पास जो है वो a प्लस b की वो है। a प्लस बी का जो रिजल्टेंट बन रहा है उसको मैं ग्रीन से ड्रॉ कर देता हूँ। रिजल्टेंट हमारा यहाँ से बनेगा और वहाँ तक जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। अभी जिस एंगल पे भी बन रहा है ये रिजल्टेंट है r, ठीक है, और ये मिलके बना है किससे, a प्लस बी। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ये बन रहा है, ठीक है, a प्लस बी का। अगर मैं b प्लस ए करूंगा तो b प्लस ए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं b को ड्रॉ करूंगा और फिर मैं a को ड्रॉ करूंगा। तो इसको मैं अगर मिटा दूं
तो मेरे पास क्या होगा, सिंपली कुछ भी नहीं होगा, मैंने पहले बी को उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। मैंने पहले बी ड्रॉ किया अपनी जगह पे, जहाँ से मैंने ए को शुरू किया था ना, मैं वहाँ से बी को शुरू कर, और मैं उसके हेड पे बी की टेल को रख रहा हूँ। तो अब मैं बी प्लस ए कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अब बी प्लस ए किया, तो भी देखो मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अब मैंने पहले क्या किया था, ये जो रिजल्टेंट बना ये बी प्लस ए कहलाएगा, मैंने बी पे ए को ऐड किया, लेकिन देखो रिजल्टेंट वेक्टर फिर भी वही रहा, अपनी जगह पे ही रहा, सही है। तो ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के, जो उनके नतीजे में जो रिजल्टेंट बनता है वो हमेशा सेम रहता है। बस ये सिंपल कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। एसोसिएटिव लॉ होता है इसके बाद, वो होता है हमारे पास, वो कहलाता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है ब्रैकेट का, यानी कि ए में बी प्लस सी का वेक्टर रिजल्टेंट को ऐड करो, या ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है उसमें सी को ऐड करो, आंसर सेम आएगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ, हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं। अब जल्दी जल्दी मैं प्रॉपर लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। एक ए है, ये बी है, और ये सी है। नाम दे देता हूँ ए बी सी, ठीक है। बी और सी जो वेक्टर है वो हमारे पास यहाँ से लेके बी और सी का जो रिजल्टेंट है वो यूं बनेगा हमारे पास, सही है ना। ये लाइन जो है क्या शो कर रही है, बी प्लस सी शो कर रही है। तो अब हमारे पास अगर मैं बी प्लस सी की बात करूँ तो ये दोनों गायब हो गए, बी और सी अलग अलग जो इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो गायब हो गई है। क्या रह गई है, बस ये रेड लाइन इन बी और सी से मिलकर बनी है। और बी प्लस सी जो मिलकर बन रही है, इसमें मैं ए को ऐड करूँ, तो मैं क्या कैसे करूँगा, इसके टेल से उसके हेड तक, ऐसे ही है ना भाई, इसके टेल से उसके हेड तक मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। तो जब लाइन ड्रॉ होगी तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये जो रिजल्टेंट बना है ये किस चीज़ का बना है, ये बना है ए प्लस बी प्लस सी का, सही है ना। ये हमारे पास जो वेक्टर बना है वो इसका बना है। अब इसी को मैं उल्टा कर लूँ कि मैं ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है, अब यहाँ से मैं अपना ये वाला रिजल्टेंट गायब कर दूँ, ये रेड वाला, ठीक है। अब ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है उसको मैं ड्रॉ करूँ, तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा, ए से लेकर बी तक ड्रॉ होगा यहाँ पे ये। अब इसके अंदर मैं सी को ऐड करूँ तो वो भी एक ही बात हुई। अब ये जो हमारे पास आ गया, ये क्या आ गया, ए प्लस बी का रिजल्टेंट आ गया, जो यहाँ पे था ये। इसमें मैं सी को ऐड कर रहा हूँ, तो कैसे होगा, दोबारा यहीं से लाइन शुरू होगी और यहीं पे खत्म होगी। तो हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, सही है। यानी कि हमारे पास अब जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे अब ये ऐसे हो जाएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में आ जाएगा, उसमें सी ऐड हो रहा है, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो उन्होंने बोला, यही बात उन्होंने बोली कि हमारे पास जो आंसर वो बिल्कुल ही सेम आ रहा है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो हमारे पास जो वेक्टर है, वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ दोनों फॉलो करता है, ये बात उन्होंने बुक में समझाना चाहिए है, ठीक है भाई। अब आ जाओ कि रिजल्टेंट वेक्टर को हम किस फॉर्मूले से पता करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का अभी तक तो हम डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं नंबर पता करना चाहूँ तो वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी, दो वेक्टर्स को मुझे ऐड करके रिजल्टेंट जो बन रहा है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अब बुक में जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना वो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, -2ab cos थीटा। अब इसमें एक मसला है, ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला सही है, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड कब है, ये वाला फॉर्मूला जब माइनस लगता है, वो मैं पहले बता देता हूँ। ये फॉर्मूला यूज होता है 90 डिग्री तक, टिल 90 डिग्री तक, मतलब 90 डिग्री से कम तक, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया, मतलब ये मैं लिख दूं लेस देन 90 डिग्री, ये हमारे पास ऐसे लेस देन 90 डिग्री तक ये फॉर्मूला यूज होता है। 90 डिग्री पे जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है सिंपल, ए प्लस बी बन जाता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये +2ab cos थीटा खत्म हो जाता है। और लेस देन मतलब मोर देन 90 डिग्री पे हमारे पास जब एंगल मोर देन 90 डिग्री हो जाए तो जो फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का, वो हमारे पास बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos थीटा। माइनस तब लगता है जब ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेकिन ये बात बुक में स्पेसिफाई नहीं की हुई, ठीक है।
तो ये ध्यान में रखना, ये बुक में नहीं है तो इस चीज को नोट कर लो अपने पास, ठीक है भाई। और बाकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ वेक्टर हमें नहीं पढ़नी, हमें डायरेक्ट पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है भाई? सिंपल, हमारे पास कुछ भी नहीं, इसको मुश्किल करके पढ़ाया जाता है, बहुत सिंपल सी चीज है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ भी नहीं है कि हम वेक्टर को जो है वो एक्स वाई और जेड एक्सिस की फॉर्म में लिखते हैं, बस ये बात है कार्टेशियन, ठीक है भाई। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है भाई? अब मैं मिसाल के तौर पर इसको ड्रॉ कर दूं, मिसाल के तौर पर हमारा कमरा है, कोई भी कमरा, वो इस फॉर्म में होता है, उसके अंदर 3 एक्सिस होते हैं, लंबाई चौड़ाई और मोटाई कह लो गहराई कह लो कुछ भी कह लो, की बात है। ये आ गए 3, सही है ना, एक्स एक्स वाई और जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस। ये रूम है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ कुर्सी रखी हुई है, समझ गए, ये रूम है पूरा, और यहाँ क्लॉक लगी हुई है समझ लो, ये पूरा रूम है। तो अब मुझे किसी वेक्टर को मिसाल के तौर पे कोई ऐसा वेक्टर है जो कि मुझे कुर्सी की लोकेशन बता रहा है, तो मैं उसको ड्रॉ इस तरह करूंगा कि उसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस की फॉर्म में उसके लिखूँ। देखो, अगर मिसाल के तौर पर मेरा एक वेक्टर है जो कि ऐसा ऐसा ड्रॉ हो रहा है, अब मुझे क्या लग रहा है, ये एक्स और वाई एक्सिस में है सिर्फ, ऐसे ही ना, ये एक्स और वाई एक्सिस में, लेकिन अगर मैं इसका शेडो ड्रॉ करूंगा तो वो मुझे यहाँ मिलेगा, शेडो इसका मुझे यहाँ मिलेगा, सही है। तो ये जो शेडो है बिल्कुल उसके नीचे, अब हमें पता चल रहा है कि हाँ ये जेड एक्सिस में भी बाहर निकला हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी इतना बाहर निकला हुआ है। मैं कुर्सी गायब कर देता हूँ एक, हाँ ठीक है ना। तो अब मैंने देखा कि हमारा जो ग्रीन वाला वेक्टर था ये जेड एक्सिस में भी बाहर निकला हुआ है, एक्स एक्सिस में भी बाहर निकला हुआ है, वाई एक्सिस में भी बाहर निकला हुआ है, एक्स वाई और जेड में। तो मैं अब कोई भी क्वांटिटीज ले लूँ, मिसाल के तौर पर ये एक्स में 2 बाहर निकला हुआ था, 2 मीटर या कुछ भी कह लो, 2 मीटर चलो कह लो, या 2 यूनिट्स बाहर निकला था, कोई भी यूनिट्स, वाई में 3 बाहर निकला हुआ था और जेड में जो है ये 1 बाहर निकला हुआ था, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि वेक्टर जो है वो 2i प्लस 3j प्लस k। अब i हमेशा एक्स एक्सिस के लिए यूज होता है, j हमेशा वाई एक्सिस के लिए यूज होता है और k जो है हमेशा जेड एक्सिस के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना। अब k के साथ कुछ नहीं था तो हमने 1 था तो हमने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं तो इसका मतलब 1 है, ठीक है ना। ये जो सिस्टम है ना, ये वेक्टर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले सिस्टम का नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? सिस्टम ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि देखो ये तीनों लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये एक्स और वाई आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वाई और जेड आपस में परपेंडिकुलर है, एक्स और जेड आपस में परपेंडिकुलर है, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो सेम है, ठीक है। तो इसमें भी ये बात लिखी हुई है कि इनका जो है कॉमन इनिशियल पॉइंट है, तो ओरिजिन कहते हैं, सही है ना। और ये यूज किस लिए होते हैं? किसी भी वेक्टर की लोकेशन फाइंड आउट करने में, बस सिंपल। तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पुरानी बुक में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होता था और इससे ना हर साल एक न्यूमेरिकल आता था, लेकिन न्यू बुक के अंदर यूनिट वेक्टर के टॉपिक को छोटा कर दिया गया है, तो तुम लोगों के लिए आसानी हो गई। बस सिंपल आसान जबान में 2 पॉइंट्स याद रखो। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है कि जिसके अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड उसका 1 होता है, मैग्नीट्यूड उसका 1 होता है, यानी कि यूनिटी होता है। यूनिटी का लफ्ज जो है ना, यूनिट, ये हमारे पास 1 के लिए ही यूज होता है, 1, ठीक है, कोई भी 1 यूनिट हो। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ओरिजिनल वेक्टर की तरह वाली ही होती है, यानी कि ओरिजिनल वेक्टर वाली ही डायरेक्शन होती है। अब यानी कि यूनिट वेक्टर आया कहाँ से, सवाल ये भाई। यूनिट वेक्टर मिसाल के तौर पे एक बड़ा वेक्टर है, जो कि इतना बड़ा वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ से लगे, इसका एक छोटा सा हिस्सा, मिसाल के तौर पे ये 5 मीटर का है, 5 मीटर का मेरे पास ये एक वेक्टर है, इसका जो 1 मीटर होगा ना वो यहाँ पे होगा कहीं, ऐसे ही ना। तो ये जो 1 मीटर है ना, अब ये क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट हो गया। और इसकी अब इस डायरेक्शन का जो वेक्टर है इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम, ये यूजुअली होता ही डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज, ठीक है, ये यूज ही डायरेक्शन के लिए होता है, ये एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड तो एग्जैक्ट नहीं बता रहा होता ना,
मैग्नीट्यूड के लिए मैं ओरिजिनल वेक्टर देखना पड़ेगा। लेकिन किसी वेक्टर की हमें सिर्फ डायरेक्शन बतानी हो, मिसाल के तौर पे तुम किसी ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ से खाने काबा कहाँ है, किबला कहाँ है, मैं बोलूँगा यहाँ से यहाँ है, इस डायरेक्शन में सीधा। अब ये जो डायरेक्शन बता दी मैंने, ठीक है, ये मैंने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में बताई, यहाँ इस डायरेक्शन में सीधा निकल जाओ, ठीक है। अब एग्जैक्ट मैंने मैग्नीट्यूड नहीं बताया कितना आगे जाना है, ठीक है, लेकिन मैंने एक डायरेक्शन बता दी। तो यूनिट वेक्टर यूजुअली इसके लिए काम होता है। और यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है, अच्छा यूनिट वेक्टर के लिए ना हम जो वो यूज़ करते हैं, अगर मैं एल ए हूँ ना तो इसके ऊपर कैप लगा दूंगा, ये कैप जो हमें शो करता है कि यूनिट वेक्टर है, सही है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस के, जो मेरा वाला वेक्टर था, ठीक है, अभी मैंने जो ऊपर बनाया था, इसी ये वेक्टर ए है, सही है। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सही है। और ऐसे निकालते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, तो रूट 14 जो है इसका ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और फिर जो है हम अगर इसको निकालना चाहें यूनिट वेक्टर तो हमारे पास कैसे निकलेगा, हमने पहले वेक्टर निकला 2i प्लस 3j प्लस के डिवाइडेड बाय रूट 14, ये इसका यूनिट वेक्टर है। बस यहाँ पे आंसर खत्म हो जाएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो, अलग अलग करके लिख सकते हो, 2i अपॉन रूट 14 प्लस 3j अपॉन रूट 14 प्लस के अपॉन रूट 14, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रूट 14 को पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हो, यूजुअली लिखते नहीं है। तो ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया। इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। तो ये होगा यूनिट वेक्टर, ये भी हमने पढ़ लिया। अब छोटी छोटी डेफिनेशन है जो हम बुक में ही पढ़ लेते हैं। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जो कि दैट कैन बी मूव्ड विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन या उसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड और उसको मूव किए बगैर, मतलब उसको छेड़े बगैर, उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को छेड़े बगैर हम उसको नॉर्मली मूव कर सकते हैं कहीं पे भी, तो उसको हम कहेंगे फ्री वेक्टर। यानी कि मिसाली तौर पे अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करूँ तो एक वेक्टर ड्रॉ किया मैंने, फॉर एग्जांपल ये यहाँ एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव कर लूँ कहीं पे भी, कहीं पे भी, यहाँ ले गया यहाँ ले गया, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, तो ये कहलाएगा फ्री वेक्टर। अब ये फ्री वेक्टर है, कहीं भी घूम रहा है, ये होता है हमारे पास फ्री वेक्टर। उसके बाद होता है हमारे पास पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी खास पॉइंट की पोजिशन बताने के लिए जो यूज होता है ना, उसको हम कहते हैं, अब जैसे पॉइंट पी है यहाँ पे, तो किसी भी खास पॉइंट की पोजिशन बताने के लिए जो वेक्टर होता है ना, उसको हम कहते हैं पोजिशन वेक्टर, ठीक है। क्या होता है पोजिशन वेक्टर, the vector that indicates the position of a point in a coordinate system is called position। ये इसलिए मैं इसको बुक पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को दो, जैसे हमने बोला कि भाई एक वेक्टर जो है रिजल्टेंट वो दो परपेंडिकुलर से मिलकर बनता है एक ऐसा वेक्टर, सही है। तो उल्टी बात भी हो सकती है कि एक इस तरह का वेक्टर जो कि ना ही एक्स एक्सिस में हो ना वाई एक्सिस में, उसका एक एक्स कॉम्पोनेंट होता है और एक वाई कॉम्पोनेंट होता है, ये भी तो हो सकता है ना। तो हमारे पास उसी को, इसको दो हिस्सों में तोड़ने को नाम देते हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को दो हिस्सों में रिजोल्व कर रहे हैं तो क्या लाएगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है भाई हमारे पास, अब सिंपली उसके लिए हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, सिंपल सा एक हमने यहाँ पे ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ये आ गया हमारे, और ओ सॉरी ये यहाँ पे ये, और यहाँ से मैं अगर लाइन नीचे ले जाऊँ तो हमारे पास, मैं इसको नाम दे दूँ ओ ए और बी, सही है भाई। तो हमारे पास cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, सही है। हमारे पास बेस की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे ये बेस जो है ओ बी के बराबर है, ओ बी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है। अब ये वैल्यू खुद इटसेल्फ किसके बराबर होती है, ओ बी हमारे पास, अगर ये वेक्टर फोर्स है तो ये चीज उसकी क्या शो करेगी, उसका एक्स कॉम्पोनेंट, और ये चीज उसकी क्या शो करेगी, उसका एफ वाई कॉम्पोनेंट, ऐसे ही ना। तो हमारे पास कॉस थीटा बराबर हो जाएगा क्या के, ओ बी की वैल्यू क्या हो गई एफ एक्स, और ओ ए की वैल्यू क्या हो गई
एफ, ठीक है, और एफ उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो एफ कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एफ एक्स के। अब एफ एक्स को एक साइड लिख दो, एफ वाई को दूसरी साइड लिख दो, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ कॉस थीटा के। ये हमने निकाल लिया। इसी तरीके से अगर मुझे जो है वो पता करना है, साइन थीटा पता करना है, इसका वाई कंपोनेंट पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, वाई कंपोनेंट के लिए भी मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, बस साइन थीटा का फंक्शन यूज, थोड़ा सा इसको साइड ले जाऊँ। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ऐसे ही ना भाई, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। और यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ए से बी तक, ए से लेके बी तक परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए, मैंने यहाँ लिख दिया, सही है। यहाँ क्या चलता हुआ आ रहा है, साइन थीटा। ए बी हमारे पास बराबर है एफ वाई के, ओ ए बराबर है यहाँ पे किसके, एफ के, सही है। तो ये चलता हुआ आ रहा है यहाँ पे साइन थीटा, एफ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ साइन थीटा बराबर है एफ वाई के, तो एफ वाई बराबर हो गया एफ साइन थीटा के। ये हमने पढ़ लिया रिजोल्यूशन ऑफ, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पे वेक्टर को भी दोस्तों में रिजॉल्व कर लिया, उसके फॉर्मूलाज भी निकाल लिए, हमने उनकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ ली, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिया, यूनिट वेक्टर पढ़ लिया, और डिफरेंट मैग्नीट्यूड निकालने के फॉर्मूलाज भी पढ़ लिए। ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही है, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम डेरिवेशन करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर निकालने की फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है भाई, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।